पतंजलि योग दर्शन में बतलाया गया है कि योग की दिव्य विभूतियों को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं। जिस प्रकार 60 चक्रों का भेद करने से, पंचकोशों की साधना करके, चेतना के उच्च स्तर पर आरूढ़ होने से, ज्ञान योग का अभ्यास करके अपने को परमात्मा स्वरूप अनुभव कर लेने से मनुष्य योग की चमत्कारी सिद्धियों का स्वामी बन सकता है, उसी प्रकार शक्तिशाली जड़ी बूटियों और औषधियों का प्रयोग करके भी इस कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। भारत के प्राचीन रस वैद्यों ने पारद के संबंध में बड़ी खोजबीन की थी। जिस प्रकार आजकल के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम धातु के प्रयोग से उस अणु शक्ति को प्राप्त कर लिया है जिससे आप चाहे तो संसार की प्रलय कर दें और चाहे इस पृथ्वी को सुवर्ण मंडित बनाकर मनुष्यों को देवताओं के समान अजर अमर बना दे। उसी प्रकार प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने भी पारद के ऊपर प्रयोग करके ऐसी विधियां निकाली थी जिससे तांबे का सोना बनाना तो संभव था ही, साथ ही मनुष्य अपने भौतिक शरीर को पूर्णतः नहीं तो अधिकांश में अमर भी बना सकता था। राजा हरिश्चंद्र नाटक में तंत्र विद्या के साधक कापालिक ने महाराज हरिश्चंद्र को पारद गुटिका का प्रयोग करने की सम्मति देते हुए कहा था, याही के पराभवसी अमर देव सम होए, योगी राज विहरे सदा, मेरु शिखर भय खोए। सिद्ध नागार्जुन भारतवर्ष का इसी श्रेणी का एक महान वैज्ञानिक थे। वैसे वह सन 1055 में सौराष्ट्र अंतर्गत ढाक नामक समृद्धिशाली नगर का अधिपति था, पर उसकी रुचि राज्य शासन की अपेक्षा ज्ञान विज्ञान के अध्ययन और खोज की तरफ विशेष रूप से आरूढ़ थी। उन्होंने संसार की काया पलट कर देने के लिए अमृत और पारस की खोज करने का निश्चय किया था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक बड़ी प्रयोगशाला बनाकर जड़ी बूटियों द्वारा पारद संबंधी परीक्षण आरंभ किए। साथ ही देश के विख्यात रस वैज्ञानिकों और साधकों को बुलाकर उनका सहयोग भी इस कार्य में प्राप्त किया। अपनी आंतरिक लगन और कठोर साधना के कारण उन्हें शीघ्र ही आश्चर्यजनक सफलता मिली और किसी घटिया धातु को सोने के रूप में बदल देना उनके लिए साधारण सी बात हो गई। मानवीय देह को अमर बनाने के प्रयत्न में भी वह बहुत कुछ सफल हुए। उनकी इन महान वैज्ञानिक खोजों का प्रमाण उनके बनाए रसोद्वार तंत्र नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसे आज भी आयुर्वेद जगत में अद्वितीय माना जाता है। पर परिस्थितियों नागार्जुन को अपने कार्य को पूर्ण करने का अवसर नहीं मिल सका और 10 वर्ष तक ढाक का राज्याधिकारी रहने के बाद ही उनका अंत हो गया। ऊपर कहा जा चुका है कि नागार्जुन ने अपनी समस्त शक्ति और समय अमृत की खोज में लगा दी थी। इस कारण वह राज्य कार्य की उपेक्षा करने लगे और देश में अव्यवस्था उत्पन्न होने लगी। यह देखकर राज्य के हितैषी मंत्रियों ने सामूहिक रूप से उनके पास जाकर प्रार्थना की कि उनकी विज्ञान रुचि के कारण राज्य की क्षति हो रही है। प्रादेशिक सामंत स्वेच्छाचारी बनकर कर देना बंद कर रहे हैं, उपद्रवी तत्व बढ़ने लगे हैं और विदेशियों के आक्रमण का पूरा भय उत्पन्न हो गया है। मंत्रियों की बात सुनकर नागार्जुन ने कहा, मित्रों, तुम्हारा यह कहना ठीक है कि मैं अमृत की खोज में लगा हूं और इससे राज्य कार्य की उपेक्षा हो रही है, पर जिन 2 विपत्तियों का भय तुमने प्रदर्शित किया उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर सामंतों से कर मिलना बंद हो जाए तब भी मेरा खजाना सुवर्ण से भरा रह सकता है, और यदि कोई विदेशी मेरे राज्य पर आक्रमण करने का साहस करेगा तो मैं सेना के बजाय थोड़ी सी औषधि से ही उसको नष्ट करने की सामर्थ्य रखता हूं। याद रखो कि अमृत की खोज मृत्यु की खोज स्वयं होती चली जाती है। वैसे मेरा उद्देश्य किसी का विनाश करना नहीं है, वरन मैं तो मनुष्य मात्र को अर्थाभाव और मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए ही इस साधनों में प्रवृत्त हुआ हूं।
पर जब मंत्रियों ने विशेष आग्रह किया और आंतरिक उपद्रवों का भय बतलाया तो नागार्जुन ने कहा, राष्ट्र के हितैषी मंत्रियों, अगर राज्य को संभालने का आपका ऐसा ही आग्रह है तो युवराज को बुलाओ और मैं आज ही अपना राज मुकुट उसके शिक्षा देकर राज्य संचालन की उचित व्यवस्था करे। मैं तो जब तक अमृत की खोज में पूर्ण सफलता प्राप्त न कर लूं तब तक अन्य किसी बात पर ध्यान नहीं दे सकता। मंत्रीगण महाराज नागार्जुन की धुन और दृढ़ निश्चय को जानते थे। उन्होंने उसी दिन एक बड़ी सभा करके उक्त निर्णय उसमें प्रकट किया और युवराज को गद्दी पर बैठाकर सर्वत्र पूर्ण रूप से राज्य उन्हें सौंप दिया। नागार्जुन भी निश्चिंत होकर पूर्ण रूप से अपने परीक्षणों में दत्तचित्त हुए। नागार्जुन ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूर दूर देशों और पर्वतों से तरह तरह की नई जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी आरंभ कर दी और अपनी प्रयोगशाला में उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने लगे। सुवर्ण बनाने के लिए तो औषधियों का प्रयोग तावा आदि धातुओं पर किया जाता था, पर अब अमृत की खोज करने के लिए तो उनका प्रयोग मानव देह पर ही किया जाना आवश्यक था। पर अज्ञात जड़ी बूटियों का सेवन करके उनके प्रभाव की जांच करना खतरे से खाली न था और कोई व्यक्ति इसके लिए अपने प्राण संकट में डालने के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकता था। इसलिए नागार्जुन उनका प्रयोग अपनी ही देह पर करने लगे। इस कारण अनेक बार उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। पर जिस प्रकार कोई तपस्वी अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए तप आरंभ करने पर प्राणों के मोह को सर्वथा त्याग देता है और अपनी समस्त शक्तियों तथा भावनाओं को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, उसी प्रकार नागार्जुन अमृत की खोज के कार्य में एक सच्चे साधक के समान संलग्न हो गए। उन्हें न सुख दुख की चिंता थी, न खाने पीने की फिक्र थी और न परिश्रम, बाधाओं और विघ्नों से भयभीत थे। अब वह एक राजा के बजाय एक कठोर व्रतधारी योगी या त्यागी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे नागार्जुन को अपने कार्य में सफलता प्राप्त होने लगी। अमृत की प्राप्ति के पहले ही उन्होंने अपने शरीर को साधना द्वारा इस योग्य बना लिया कि वह सब प्रकार के परीक्षणों के भले बुरे प्रभाव को निसंक होकर सहन कर सके। उन्होंने अपनी दैहिक स्थिति को इतना सुदृढ़ बना लिया कि न तो उस पर किसी प्रकार शस्त्र आदि का प्रभाव पड़ सकता था और न किसी प्रकार के विष आदि से उनको हानि पहुंचाई जा सकती थी। उनकी सहन शक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई थी और वह निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते जा रहे थे। एक दिन युवराज महाराज नागार्जुन की प्रयोगशाला में उनके दर्शन के लिए आए। महाराज ने पुत्र को आशीर्वाद देकर अपनी प्रयोगशाला के विभिन्न विभिन्न उपकरणों को दिखलाया और कहा, बेटा, अब मैं थोड़े दिन में ही संसार से मृत्यु के भय को हटाने में समर्थ हो जाऊंगा। भगवान धन्वंतरी की कृपा से अमर बनाने वाली समस्त औषधियां मिल गई हैं और अब केवल उचित मात्रा में विधि पूर्वक उनका योग करना ही शेष रह गया है। जो कार्य प्राचीन समय में अश्विनी कुमार, लंकेश्वर रावण और आयुर्वेद के जनक चरक आचार्य से पूर्ण नहीं हो सका था, उसकी विधि मेरी समझ में आ गई है। भगवान ने चाहा तो संसार में शीघ्र ही ऐसे युग का आविर्भाव होगा जबकि दरिद्रता, मृत्यु के भय से लोग मुक्त हो जाएंगे और पृथ्वी पर स्वर्ग का दृश्य दिखलाई देने लगेगा। अपने पिता की महान सफलता को देखकर युवराज बड़ा प्रभावित हुआ। साथ ही उसे यह भय भी हुआ कि कहीं इस कार्य की समाप्ति हो जाने पर नागार्जुन फिर राज्य सत्ता को लेने का विचार न करे। पर उस समय वह बिना कुछ कहे सुने अपने महल को लौट गया। कहते हैं कि इसके बाद राजकुमार ने जब अपने इस भय की चर्चा अपने घनिष्ठ इष्ट मित्रों से की तो उनमें से कुछ ने, जो गुप्त रूप से नागार्जुन के विरोधी थे, उसे इस भय से छुटकारा पाने की सलाह दी। उन्होंने राजकुमार को इस संबंध में बहुत भड़काया और बहकाया।
अंत में सबने षड्यंत्र रचकर ऐसी योजना बनाई जिससे छल पूर्वक नागार्जुन अपनी प्रयोगशाला में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार यद्यपि नागार्जुन का अमृत बनाने का स्वप्न साकार न हो सका, पर उनके प्रयत्नों ने पारद विज्ञान और रस शास्त्र की इतनी अधिक उन्नति कर दी कि उसके द्वारा भारतीय चिकित्सा शास्त्र की बड़ी प्रगति हुई। विभिन्न धातुओं की भस्मों द्वारा कठिन से कठिन रोग पूर्ण रूप से अति शीघ्रता से दूर किए जाने लगे। जो लोग पारद की भस्म बनाने में सफल हुए वे उसके प्रयोग से अमर नहीं तो दीर्घ जीवन की प्राप्ति में समर्थ तो अवश्य हो गए। उन्होंने जो साधारण धातुओं को सुवर्ण में परिवर्तित करने की विधि निकाली, उसके भी कुछ चिन्ह वर्तमान समय के कीमियाकारों में पाए जाते हैं। आजकल भी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा रासायनिक सुवर्ण बनाने के समाचार सुनने और पढ़ने में आते रहते हैं, चाहे उनका बनाया सुवर्ण कुछ हल्की जाठी का ही क्यों ना हो। इस प्रकार नागार्जुन अपने आविष्कारों द्वारा लोक कल्याण का एक ऐसा मार्ग खोल गए जिस पर चलकर ज्ञान विज्ञान के अभ्यासी उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पारस और अमृत अति प्राचीन काल से अत्यंत आकर्षक विषय रहे हैं। भारतवर्ष ही नहीं, अन्य देशों में भी अनगिनत लोग कीमियागारी के पीछे पागल होकर घूमते रहे हैं। यूरोप के कितने ही देशों में तो प्राचीन काल में कीमियागारों की प्राण दंड देने का नियम बना दिया गया था, क्योंकि ऐसे काम को वहां जादू समझा जाता था और यह ईसाई धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध था। पर कुछ भी हो, इन्हीं कीमियागारों के उल्टे सीधे परीक्षणों के फलस्वरूप रसायन विज्ञान की बहुत बातें मालूम हो गई, जिनकी नींव पर ही आधुनिक रसायन विज्ञान का भवन खड़ा किया गया है। उन प्राचीन कीमियागारों के लिए यह बात भी कम गौरवास्पद नहीं है कि आज उन्हीं के उत्तराधिकारी वैज्ञानिकों के प्रयत्न स्वरूप सोना बना सकना कोई असंभव बात नहीं रह गई है। वैज्ञानिक लोग अपनी प्रयोगशालाओं में शीशे के छोटे कणों को सोने में परिवर्तित करने में सफल हो चुके हैं। यह बात दूसरी है कि अभी उसमें बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है, पर वह दिन अधिक दूर नहीं है कि यदि विज्ञान की वर्तमान प्रगति कायम रही तो सोना संसार में एक साधारण वस्तु हो जाएगा। अखंड ज्योति, फरवरी 1961।